नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो सीआई ऑटोमोटिव ग्रुप जैसे ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट प्लेयर का हिस्सा है। इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 46% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में ये स्टॉक लगभग 170 रुपए से बढ़कर 225 रुपए के स्तर तक जा चुका है। हालांकि इस शेयर की जो 52 वीक की हाई लेवल है वो 312 है और अब इसकी जो करंट प्राइस है वो इस प्राइस से लगभग 40% ऊपर है। इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में हलचल बढ़ी है और पिछले एक महीने में ही ये शेयर 35% का रिटर्न दे चुका है, जिसमें से सिर्फ पिछले एक हफ्ते में इस शेयर की कीमतें 21% से बढ़ चुकी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव लिमिटेड के शेयर के बारे में। Audio Jungle. पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली का इस शेयर की प्राइस पर खासा असर देखने को मिला है और ये अपने 52 वीक हाई लेवल से लगभग 39% नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही रशिया यूक्रेन वार की वजह से भी इस शेयर को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। 27 अप्रैल को बंद हुए सेशन में इस शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 225 रुपीस थी। पिछले एक वीक में इस शेयर की कीमतों में 21% की बढ़ोतरी देखी गई है और पिछले एक महीने में इस महीने से चले आ रहा जो बुलिश सेंटीमेंट है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डालेंगे, कंपनी के की पॉइंट्स, की फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स देख लेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। 1999 में शुरू की गई महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव कंपनी भारत और विदेशों में ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और अदर कस्टमर्स को ऑटोमोटिव कंपोनेंट के प्रोडक्शन और सेल्स का बिजनेस करती है। महिंद्रा सीआईई स्पेन के सीआई ऑटोमोटिव ग्रुप जैसे ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट प्लेयर का हिस्सा है। इस वजह से कंपनी की पहुंच लगभग दुनिया के ज्यादातर हिस्सों तक है। साथ ही कंपनी के पास सभी प्रकार के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज की एक वाइड रेंज भी अवेलेबल है। कंपनी के वेल स्टेब्लिश प्लान्स और स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस को हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट का साथ मिलने से ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के रूप में उभर कर सामने आ रही है दोस्तों। कंपनी अपने कस्टमर्स की जरूरतों के अनुसार खुद को तेजी से चेंज भी कर रही है। कंपनी के की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन सेगमेंट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फोर्जिंग्स। तो फोर्जिंग्स के सेगमेंट में कंपनी इंडिया और यूरोप में फोर्ज क्रैंक शाफ्ट्स की लीडिंग प्रोड्यूसर है। साथ ही यूरोप के कॉमन रेल फोर्जिंग्स में के बिजनेस में सिग्निफिकेंट प्लेयर भी है। अगर कास्टिंग्स की बात करें तो कंपनी इंडिया में डक्टाइल आयन कास्टिंग्स के साथ साथ टर्बोचार्जर हाउसिंग, डिफरेंशियल हाउसिंग्स और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। मैग्नेटिक्स की बात करें तो इंडिया में कार्स और टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ये कोर्स और मैग्नेट्स की एक लीडिंग प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर सामने आई है और ये इसको एक्सपोर्ट भी करती है। इसके साथ ही स्टैंपिंग्स की बात कर ले तो कंपनी भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग कंपनीज में से एक है दोस्तों। भारत में कंपनी के फैक्ट्री लोकेशंस पर अगर नजर डालें तो भारत में अलग अलग 12 शहरों में कंपनी की फैक्ट्रीज है। इसमें हरिद्वार, राजकोट, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नासिक, मानगांव, पुणे, नागपुर, उसके बाद पंतनगर, रुद्रपुर, जहीराबाद, बैंगलोर, कोयम्बतूर जैसे सिटीज में इस कंपनी की फैक्ट्रीज है। भारत के बाहर कंपनी के लोकेशंस को अगर देख ले दोस्तों तो ये तीन जगहों पर तीन अलग अलग कंट्रीज में है, जैसे कि जर्मनी में महिंद्रा फोर्जिंग यूरोप के तहत इसकी 4 लोकेशंस पर कंपनी की फैक्ट्रीज है। यहाँ से कंपनी का टोटल 270 मिलियन यूरोज का सेल आता है। ये जो सेक्शन है ये मेनली फोकस करता है ट्रक्स पर और इसके अगर कस्टमर्स की बात करें तो सारे के सारे मेजर ट्रक के ओईएम हैं और की टायर 1 प्रोड्यूसर जो है वो इसके कस्टमर लिस्ट में आते हैं और यहाँ से 80% से भी ज्यादा जो सेल्स होता है वो जनरल जर्मन प्लांट्स को किया जाता है दोस्तों। दूसरा लोकेशन है सीआई फोर्जिंग यूरोप
जो है स्पेन और लिथुआनिया में इसके 3 लोकेशन से। यहाँ से इसका 150 मिलियन 150 मिलियन यूरोज का सेल होता है। ये सेगमेंट फोकस करता है मेनली कार्स पर, और सारे के सारे मेजर कार ओईएम जो है वो इसके कस्टमर लिस्ट में है। यहाँ पर भी 80% से ज्यादा जो होता है वो वेस्टर्न यूरोप को सेल्स होता है इस प्लांट से। इसके बाद तीसरा जो प्लांट है वो मेटल कैस्टेलो में है, ये इटली में है। यहाँ से लगभग $50 मिलियन 50 मिलियन यूरोज का सेल्स होता है, और ये सेगमेंट ऑफ रोड पर फोकस करता है, और सारे मेजर ऑफ रोड और ट्रैक्टर्स ओईएम्स जो है वो इसके कस्टमर लिस्ट में है। यहाँ से 30% से ज्यादा जो सेल होता है वो एक्सपोर्ट के जरिए होता है, और ये आउटसाइड ऑफ यूरोप होता है दोस्तों। अब कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर अगर एक नजर डाल ले तो ग्लोबल कस्टमर लिस्ट जो है जिसमें बजाज है, बॉश है, कैट है, डेमलर है, फियाट है, फोर्ड है, जीकेएन, हीरो, हुंडई, जेएलआर, टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, नेक्स्ट ईयर, एनआईडीसी, रेनॉल्ट, वोक्सवैगन, लगभग जितने भी लीडिंग ब्रांड्स है ये सारे इस कंपनी के ग्लोबल कस्टमर लिस्ट में शामिल है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत सी नई नई जानकारी, नई नई बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको मदद करेगी आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8,534 करोड़ रुपए का है। जैसे कि मैंने बताया कि करंट प्राइस जो है 225 रुपए, 52 वीक का हाई है इसका 312 रुपए का, और 52 वीक का लो है 155 रुपए का। स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 15.4 है, जबकि इंडस्ट्री पी रेशियो जो है वो 20 का है। तो ये स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है, उपलब्ध है। साथ ही कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, और 1.11% का इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के लिए 16% का नंबर है, 5 साल के लिए 10%, 3 साल के लिए इसके आंकड़े काफी मतलब इतने अच्छे नहीं है। 3 साल के लिए 1% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, लेकिन पिछले 1 साल में यही आंकड़ा बढ़कर 34% का हो चुका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के लिए 49%, 5 साल के लिए 18%, 3 साल के लिए यह आंकड़ा -7% का है, लेकिन पिछले 1 साल में 929% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर ले तो 10 साल के लिए 14% और पिछले 1 साल के लिए 37% का नंबर दिखा रही है ये कंपनी। और आरओई की बात कर ले तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जहां पर 10 साल के लिए 7%, 5 साल के लिए 8%, 3 साल के लिए यहां पर 6%, और पिछले 1 साल में 8% का आरओई दिखाया है कंपनी ने। आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। मार्च 2021 में जहां कंपनी का टोटल सेल 2179 रुपए था 79 करोड़ रुपए था, वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 2064 रुपए हो गया। नेट प्रॉफिट जो मार्च 2021 में 10 करोड़ रुपए था, वो दिसंबर 2021 में 80 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च 2022 के भी आंकड़े आ चुके हैं, जिनको हम आगे के सेक्शन में विस्तार से देखने वाले हैं दोस्तों। अब नजर डाल लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिस्सेदारी पे या उनके स्टेक्स पे। तो ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर 2021 में ये जो जहां 10% का था, दिसंबर 2021 में 10.36%, और मार्च के आंकड़ों के अनुसार ये 10.66% का है दोस्तों। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। अगर रिवेन्यू ब्रेकअप की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो जनरेट होता है वो फोर्जिंग से होता है। इंडिया में 33% का जो रिवेन्यू है वो फोर्जिंग से जनरेट होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से 22%, स्टैंपिंग से 21%, कास्टिंग से 12%, गियर्स मशीनिंग से 7%, मैग्नेटिक्स और कंपोजिट से 3% का रिवेन्यू जनरेट होता है। और यही अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो अकेली फोर्जिंग से 86% का रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, और गियर्स और मशीनिंग से 14% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इसके बाद एक नजर डालेंगे
कंपनी के मार्च 2022 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उनको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। कंपनी के स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इसमें कंपनी ने जो जनवरी से दिसंबर का इसका फाइनेंशियल ईयर होता है, ये फाइनेंशियल ईयर अलग है हमारे फाइनेंशियल ईयर से। तो कंपनी ने कहा कि उसकी स्टैंड अलोन सेल्स जो है, जो एक साल पहले की तिमाही में 1049 करोड़ रुपए थी, उससे 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है और ये 1202 करोड़ रुपए हो गई है। मार्च 2022 के क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो ये रहा है लगभग 169 करोड़ रुपए, जो मार्च 2021 पिछले साल की सेम तिमाही में सिर्फ 76.12 करोड़ रुपए था। तो इसमें भी 322% की बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2022 में EBITDA 232 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2021 के 122 करोड़ रुपए से लगभग 91% से ज्यादा है। महिंद्रा सीआई ईपीएस जो है वो मार्च 2022 में 4.45 रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 2.01 रुपए था। अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो कंपनी का जो क्वार्टरली नेट सेल्स है वो या फिर ऑपरेशन से रेवेन्यू है वो बढ़कर लगभग 2579 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की जनवरी से मार्च की तिमाही में 2179 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है वो लगभग 19% का है दोस्तों। इस ऑटो कंपोनेंट प्रोड्यूसर ने मार्च में खत्म हुई पहली तिमाही के लिए 161.42 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो पिछले साल के 10.09 करोड़ रुपए से 1500% की बढ़ोतरी है दोस्तों, 1500% से ज्यादा है। साथ ही इस कंपनी के बोर्ड ने 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुई तिमाही में फाइनेंशियल ईयर के लिए लगभग 10 रुपए प्रति शेयर की जो इसकी प्राइस है उसके एक शेयर के अगेंस्ट 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने की भी सिफारिश की है दोस्तों। तो ये सारे फाइनेंशियल नंबर्स, ये सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हमने बात कर लिया। अब हम उन फैक्टर्स पर नजर डालेंगे जिसकी वजह से कंपनी की टारगेट प्राइस डिसाइड होती है। साथ ही हम देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स भी। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो लोन है या जो कर्जा है उसमें काफी कमी हुई है, वो धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद थी और उसके हिसाब से इसके नतीजे काफी शानदार रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लगभग 8.4% का डिविडेंड पे आउट किया है। साथ ही कंपनी कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है। अगर पिछले 5 वर्षों की कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखे तो ये सिर्फ 9.53% की रही है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। पिछले 3 वर्षों से कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहा है वो लगभग 6% का रहा है और ये भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है दोस्तों। अगर फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के प्लान पर काम कर रही है। इंडिया रीजन की बात करें तो कंपनी को मिले हुए नए जो ऑर्डर्स है उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड सेगमेंट के 2 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट से इसके ऑर्डर्स जो है उसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। और यूरोपियन रीजन की अगर बात करें तो कंपनी की एल्यूमिनियम फोर्जिंग की ट्रायल वहां पर चल रही है। कंपनी को नॉन इंजन पार्ट्स के लिए भी नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है दोस्तों। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स जो है इसके लिए भी मिल रहे ऑर्डर से जो रिवेन्यू आ रहा है इसमें काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों यूरोपियन रीजन के हिसाब से। लेकिन कंपनी का जो सिग्निफिकेंट रिवेन्यू है वो यूरोपियन रीजन से आता है और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इसके बिजनेस पर काफी असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आगे शेयर की प्राइस डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर ये जल्दी से खत्म हो जाता है तो फिर से ये शेयर नई ऊंचाई को छू सकता है, लेकिन अगर ये एक्सपांड होता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि नाटो की सदस्य जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी भी न्यूज आ रही है कि नाटो की सेना यूक्रेन की तरफ से लड़ रही है। अगर यूरोप में एक्सपांड होता है तो कंपनी को काफी ज्यादा झटका लगने की संभावना भी जताई जा रही है दोस्तों।
तो ओवरऑल सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सोचने के बाद इस कंपनी के शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार जो मेन फैक्टर है वो जल्दी ही खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इस शेयर में पैसा लगाया जा सकता है। अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो अगले 6 से 8 महीनों में इस शेयर की प्राइस में लगभग 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये 280 से 290 की लेवल छू सकता है दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।